डियर स्टूडेंट, ईवीएस की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज सजीवों के लक्षण। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि जो भी सजीव हैं आपके, लिविंग जो ऑर्गेन्स हैं आपके, उनके अंदर कौन कौन से लक्षण होंगे उनकी बात करने वाले हैं। इस टॉपिक में कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में आते हैं। तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ लक्षणों के बारे में लिखा हुआ है कि सजीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं, सजीवों में इंद्रियां पाई जाती हैं, सेंस ऑर्गेन्स पाए जाते हैं, सजीव जो होते हैं वो सांस लेने के लिए श्वसन तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो बेकार चीज़ें होती हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, एक्शन का रिएक्शन करते हैं, या फिर सजीव जो होते हैं वो गति करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पेड़ पौधे गति करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पेड़ पौधे गति करते हैं तो क्या बताएंगे आप, हाँ या ना? बताइए। बिल्कुल ठीक है कि पेड़ पौधे गति करते हैं। पेड़ पौधों का हिलना डुलना, फूलों का खिलना बंद होना और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना उनकी गति को दर्शाता है। तो इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि पेड़ पौधे गति करते हैं। पेड़ पौधे में वृद्धि होती है और उनमें ग्रोथ होती है, प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, उन्हीं की हम बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं, पहले लक्षण की बात करते हैं। सजीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पता है कि जितने भी सजीव होते हैं ये भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जितने भी सजीव होते हैं ये भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब ऊर्जा जो प्राप्त करते हैं, या तो ऊर्जा प्राप्त करते हैं दूसरों से या फिर स्वयं भोजन बनाते हैं। सजीव जो होते हैं ऊर्जा प्राप्त करते हैं भोजन से, या तो भोजन वे स्वयं बनाते हैं या फिर जो भोजन है वो दूसरों से प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि पेड़ पौधे, जैसे कि हरे पेड़ पौधे, अगर बात की जाए यहाँ पर हरे पेड़ पौधों की, तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। जबकि जो भी सजीव होते हैं वो दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, दूसरों को खाकर अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। जैसे कि लोमड़ी को शेर ने खा लिया तो शेर ने भोजन प्राप्ति की लोमड़ी से। तो यहाँ पर सजीव जो होते हैं ये ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन बनाते भी हैं और दूसरों से प्राप्त भी करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, भोजन जो है स्वयं बनाते हैं और स्वयं बनाने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे इस क्रिया के द्वारा दिन के समय भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में CO2 गैस की आवश्यकता पड़ती है और जल की आवश्यकता पड़ती है। यह क्रिया पेड़ पौधों के पत्ती वाले भाग में होती है। पत्ती के द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है। इस क्रिया में सूर्य की रोशनी की भी आवश्यकता पड़ती है क्योंकि यह क्रिया दिन के समय अधिक तेजी से होती है। इसमें सूर्य की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। यह क्रिया पत्तियों के माध्यम से होती है। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, इस प्रकाश को सोख लेता है। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है इन पत्तियों के ऊपर तो क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश को सोख लेता है और सोखने के बाद ये क्रिया संपन्न हो जाती है और एक नया उत्पाद बन के आता है। मान लिया कि नया उत्पाद जो है ये ग्लूकोज के रूप में बन गया है, जैसे C6H12OO6। उसके बाद पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस को निष्कासित कर देते हैं, छोड़ देते हैं और इसमें और पत्तियों में जल होता है वो भी बाहर निकल जाता है। तो ये है क्रिया प्रकाश संश्लेषण की। थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं इस क्रिया को हम पहले। तो यहां पर हमने देखा कि इस क्रिया में किस गैस की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। इस क्रिया में जल की आवश्यकता पड़ती है और जल जो होता है ये पौधों की जड़ों से पहुंचता है पत्तियों तक। इस क्रिया में जल की भी आवश्यकता पड़ती है।
ये क्रिया पत्ती के द्वारा संपन्न होती है। इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। क्लोरोफिल जो होता है पत्ती के अंदर पाया जाता है। इस क्रिया में एक नया उत्पाद बन के आता है, जैसे मान लिया ग्लूकोज। इस क्रिया में जो गैस मुक्त कर दी जाती है यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस मुक्त कर दी जाती है। इस क्रिया में जल जो होता है ये जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो कह सकते हैं हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे जल को जलवाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जल को निकालते हैं जलवाष्प के रूप में। तो आपने एक वर्ड सुना होगा वाष्पोत्सर्जन, इवेपोरेशन क्या होता है। तो यहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन है उसका अर्थ क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये देखा आपने सजीवों के लक्षण में कि किस प्रकार से जो पेड़ पौधे हैं भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सजीव का जो एक लक्षण था वो पूरा हो गया कि सजीव जो होते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन बनाते हैं या फिर दूसरों से प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं हम लोग इंद्रियों के बारे में। ठीक है, तो अब करते हैं इससे पहले ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके इंद्रियों के बारे में। सभी सजीवों में सेंस ऑर्गन्स या इंद्रियां पाई जाती हैं। यहाँ पर जो इंद्रियां हैं वो बताई गई हैं आपकी 5, जैसे नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। जितने भी सजीव होते हैं ये वातावरण की जानकारियों को इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं और फिर उनका आगे जो क्रिया करनी है वो करते हैं। तो यहाँ पर जो इंद्रियां हैं यानी सेंस ऑर्गन्स जो हैं ये 5 हैं, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। तो ये सेंस ऑर्गन्स को जानना है हमें जीवों के बारे में कि जो भी जीव होंगे आपके वो किस प्रकार से इन सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते होंगे। जैसे पहले हम बात करते हैं नाक की। तो जो चींटियां होती हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं चींटियों की। जो चींटियां होती हैं वो अपने समूह की चींटियों को पहचान लेती हैं। कैसे? जो चींटियां होती हैं वो अपने समूह की चींटियों को पहचान लेती हैं। कैसे? क्योंकि जो चींटियां होती हैं चलती हैं तो अपने साथ साथ एक गंध छोड़ते हुए जाती हैं। उस गंध को सूंघते हुए बाकी समूह की चींटियां जो होती हैं वो उनके पीछे जाना शुरू कर देती हैं। तो कह सकते हैं कि चींटियां जो होती हैं वो अपने समूह की चींटियों को पहचान लेती हैं उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से। तो यहाँ पे बात की हमने चींटियों के लेके। या अगर बात करें कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो अपने समूह के जो मादा कीड़े होते हैं उनकी पहचान कर लेते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो अपने मादा समूह के जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी पहचान कर लेते हैं। जैसे कि रेशम का कीड़ा। रेशम का जो कीड़ा है आपका वो कई किलोमीटर दूर से अपने मादा कीड़े की पहचान कर लेता है क्योंकि उसका सेंस ऑर्गन्स जो है आपका वो उसकी नाक काम कर रही है यहाँ पर। तो कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो अपने मल मूत्र की गंध से अपने स्थान को पहचान लेते हैं। जैसे कि कुत्ता या फिर शेर या लोमड़ी। ये ऐसे जंतु, ऐसे जानवर हैं आपके जो अपने मल मूत्र की गंध से अपने स्थान को पहचान लेते हैं और अपनी ही उस जगह पे जाते हैं, अपनी ही उस गुफा में जाते हैं आपके। तो इनका भी सेंस ऑर्गन्स यही काम कर रहा है। अगर बात की जाए मच्छरों में, तो मच्छरों में भी जो सेंस ऑर्गन्स है आपका वो कार्य करता है आपका। जैसे कह सकते हैं हम कि मच्छर हमें अंधेरे में ढूंढ लेते हैं। हम एकदम से नहा धो के एकदम से परफ्यूम लगा बैठ जाएं फिर मच्छर में अंधेरे में ढूंढ लेते हैं। क्योंकि मच्छर क्या करते हैं, हमारे शरीर की गंध से और तलवे की गर्मी से हमको अंधेरे में ढूंढ लेते हैं। तो ये खास बात है आपकी
मच्छरों के बारे में। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से चींटी, रेशम का कीड़ा और आपके कुत्ता, शेर, लोमड़ी और ये मच्छर अपने सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कान की। जैसे कि जो सांप होते हैं, जो सांप है उसके कान नहीं होते। यहाँ पर जो सांप है इसके कान नहीं होते। अगर ये कान नहीं होते फिर सुनता कैसे? यहाँ पर जो सांप है उसके कान नहीं होते, अगर कान नहीं होता सुनता कैसे? तो यहाँ पर जो सांप है आपका, ये जो सुनने का जो कार्य करता है इसकी त्वचा करती है। सांप के अंदर सुनने का जो कार्य है ये त्वचा के माध्यम से होता है। यही सांप क्या करता है कि जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर लेता है। सांप के अंदर जो कार्य कान का है वो कार्य कान का ना होकर उसकी त्वचा का होता है। आपका सांप के अंदर जमीन पर हुए कंपन को महसूस करने के लिए उसकी त्वचा कार्य कर रही होती है। तो यहाँ पर सांप के कान नहीं होते लेकिन जमीन पर हुए कंपन को महसूस कर लेता है। देखा भी होगा आपने कि जो सफेरा होता है वो बीन बजाता है, तो बीन बजाने के साथ साथ क्या करता है वो जमीन पे जो है पैर को मारता भी है। तो उसकी पैर को जब मारता है जमीन पे कंपन होता है, उस कंपन को महसूस करता है सांप। इसलिए कह सकते हैं कि सांप के कान नहीं होते लेकिन जमीन पे कंपन को महसूस कर लेता है। तो उसका सेंस जो ऑर्गन्स है उसकी त्वचा कार्य कर रही है। अब बात की जाए आंख की। कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जिनकी जो दृष्टि होती है मनुष्य से 4 गुना होती है या फिर 6 गुना होती है। जैसे कि अगर बात की जाए यहाँ पर गिद्ध की, चील की और बाज की। गिद्ध, चील और बाज, इनकी जो दृष्टि है ये मनुष्य से 4 गुना है। गिद्ध, चील और बाज, इनकी दृष्टि जो है ये मनुष्य से 4 गुना है। इसीलिए दूर से ही अपने सोर्स को पहचान लेते हैं, अपने शिकार को पहचान लेते हैं। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर टाइगर की और शेर की, तो इसकी दृष्टि जो है ये मनुष्य से 6 गुना है। टाइगर और जो शेर है आपका वो अंधेरे में भी अपने जो शिकार है उसको ढूंढ लेता है। क्यों? कि उसकी दृष्टि जो होती है वो मनुष्य से 6 गुना कार्य कर रही है यहाँ पर। तो उसका जो सेंस ऑर्गन, उसकी आंखें हैं, वो मनुष्य से कई गुना तेजी से कार्य कर रही हैं आपकी। अब बात की जाए यहाँ पर कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो केवल काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं। कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो केवल काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं। जैसे उन्हें रात्रिचर कहेंगे हम लोग। कुछ ऐसे जीव जंतु जो केवल देखते हैं काला और सफेद रंग, उनको रात्रिचर कहा जाता है। जैसे उल्लू एक रात्रिचर है, या फिर रैकून एक रात्रिचर है, चमगादड़ एक रात्रिचर है। इनको केवल 2 ही रंग दिखाई देते हैं, एक काला और सफेद, ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ पे हमने बात की जो सेंस ऑर्गन था आंख, उसकी बात की। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग जीव की। कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो अपनी जीभ का इस्तेमाल जो करते हैं वो शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं। जैसे कि छिपकली और मेढक। छिपकली और मेढक क्या करती है? अपनी जीभ का इस्तेमाल करती है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। तो उसका जो सेंस ऑर्गन्स जो है आपका, वो जीभ है जो कि शिकार पकड़ने के लिए कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा जीभ के बारे में। बाकी त्वचा के बारे में आप जानते हो कि जीवों को ठंडा गर्म की अनुभूति होती है, वो त्वचा के माध्यम से होती है। तो ये भी एक सेंस ऑर्गन्स है आपका सजीवों का। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ सेंस ऑर्गन देखे आपके सजीवों के बारे में। अगर यहाँ पे हम बात करें पक्षियों के बारे में, यहाँ पे अगर बात की जाए आपकी पक्षियों के बारे में, तो जो पक्षी होते हैं वो एक ही वक्त में 2 अलग चीज़ों को देख लेते हैं। अगर बात की जाए पक्षियों के बारे में, तो पक्षी जो होते हैं वो एक ही वक्त में 2 अलग चीज़ों को देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं। जैसे हमारी आंखें तो हमारे सिर के सामने हैं, लेकिन उनकी आंखें जो होती हैं वो सिर के दोनों ओर होती हैं, इसलिए वो एक वक्त में 2 अलग चीज़ों को देख लेते हैं। लेकिन उनकी एक खास बात और भी है कि जब वो किसी चीज़ को देखते हैं तो अपनी गर्दन को इधर मूवमेंट करते रहते हैं।
यानी हमेशा अपनी गर्दन को वो हिलाते रहते हैं। जो देखा भी होगा आपने कबूतर को, कभी गौर से देखना कबूतर को, वो कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता, हमेशा अपनी गर्दन को यहाँ वहाँ वो करता रहता है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इनकी जो आँख की पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती। पक्षियों की आँख की जो पुतलियाँ हैं वो घूम नहीं सकती, अपनी जगह पर स्थिर हैं आपका। इसीलिए जो पक्षी वर्ग होते हैं या पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन को अधिक हिलाते डुलाते रहते हैं आपके। तो ये कुछ खास बात थी पक्षियों के बारे में। तो कुछ ऐसे ही पक्षी हैं जो कि अपनी गर्दन को कई गुना एंगल पे घुमा लेते हैं, जैसे कि उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन को क्या करता है, 360 के कोण पे घुमा लेता है। जबकि मैना एक ऐसी पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो ये कुछ खास बात थी आपकी पक्षियों के बारे में। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि जो सेंस ऑर्गन्स है, इंद्रियां, वो कैसे कार्य करती हैं पक्षियों में और जानवरों में। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग श्वसन की। यहाँ पर जो श्वसन है इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। श्वसन का मतलब जो है सांस लेना है। श्वसन का जो मतलब है वो सांस लेना है, लेकिन सांस लेना मात्र नहीं है। सांस लेने का मतलब है कि बाहर की जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी और अंदर जाने के बाद जो भी हमने खाया है उसके साथ क्रिया होगी और क्रिया होने के बाद जो उत्पाद होगा वो ऊर्जा में बदल जाएगा। ये पूरी जो क्रिया है इसी को बोलते हैं हम लोग श्वसन कहते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने जो खाना खाया है उस खाने का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन के बाद जो ऊर्जा मुक्त होती है उस क्रिया को बोलते हैं श्वसन। तो यहाँ पर जितने भी जीव हैं श्वसन के लिए उनमें एक अंग दिया गया है, यानी उनको सांस लेने के लिए एक अंग दिया गया है। तो देखते हैं कि कौन सा जीव ऐसा है जिसके कौन से अंग से वो सांस लेता है। तो देखते हैं हम लोग जीव और उसका श्वसन अंग। जैसे कि स्तनधारी यानी मैमल्स, पक्षी वर्ग, सर्प वर्ग, रेप्टाइल्स जिसमें आपके रेंगने वाले जीव आते हैं, इन सभी का श्वसन जो अंग है आपका ये फेफड़े हैं, लंग्स। सभी लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। जबकि सभी जो मछलियां हैं, जो भी जलीय जीव हैं आपकी, ये सभी सांस लेने के लिए क्लोम या गलफड़े का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जलीय जीव तो व्हेल भी हैं और डॉल्फिन भी है। जलीय जीव यहाँ पर व्हेल भी है और डॉल्फिन भी है, लेकिन ये सांस लेने के लिए इनमें क्लोम या गलफड़े नहीं पाए जाते। इनमें क्या पाया जाता है, ये सांस जो लेते हैं फेफड़ों से लेते हैं। यहाँ पर व्हेल जो डॉल्फिन है सांस लेने के लिए लंग्स यानी फेफड़ों का इस्तेमाल करती है। अगर बात की जाए मेढक की, तो मेढक सांस लेने के लिए इस्तेमाल करता है किसका, फेफड़ों का, लंग्स का। लेकिन कब ये इस्तेमाल करता है, जब जमीन पर होगा। मेढक अगर जमीन पर है तो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करेगा फेफड़ों का, लेकिन अगर मेढक पानी में है तो त्वचा के माध्यम से ये सांस लेता है। लेकिन अगर बात करें मेढक के बारे में, तो मेढक का छोटा बच्चा जो है मेढक का टेडपोल कहलाता है। मेढक का टेडपोल। तो मेढक का जो टेडपोल है ये सांस लेने के लिए इस्तेमाल करता है किसका, ये इस्तेमाल करता है गलफड़े का या क्लोम का। गलफड़े या क्लोम। तो मेढक का छोटा जो बच्चा होता है उसको टेडपोल कहते हैं। वो सांस लेने के लिए गलफड़े या क्लोम का इस्तेमाल करता है। जबकि जो एक कोश के जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, एक कोशिकीय जीव, ये सांस लेने के लिए इनमें प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है इनकी त्वचा में। जो एक कोश के जीव होते हैं, जो सिंगल सेलुलर जो बॉडी होती है, उनमें सांस लेने के लिए जो प्लाज्मा झिल्ली है इनकी त्वचा में पाई जाती है, ये उससे सांस लेते हैं। जबकि यहाँ पर जो केचुआ है
ये सांस लेने के लिए त्वचा का इस्तेमाल करता है। केचुआ यानी जो अर्थवॉर्म है वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल करता है त्वचा का, जबकि केचुआ का अगर पालन कर दिया जाए तो वर्मी कल्चर कहलाता है। केचुआ पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो जीव हैं आपके वो किस प्रकार से सांस लेने के लिए किस अंग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सांस लेने के लिए जो है उनके जो अंग हैं उनकी बात की जा रही है। तो अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्तनधारी या मनुष्यों का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो यहाँ पर होगा उनका क्या? फेफड़े यानी लंग्स। तो मनुष्यों में और स्तनधारियों में श्वसन सांस लेने के लिए मुख्य श्वसन जो अंग है आपका वो फेफड़े यानी लंग्स हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एक और लक्षण सजीवों का कि सजीव सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने श्वसन जो अंग है उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, फिर नई बात करते हैं हम लोग उत्सर्जन पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सजीवों में जो उत्सर्जन क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। अब यहाँ पर जो उत्सर्जन है इसे कहते हैं एक्सक्रिएशन। यहाँ पर उत्सर्जन का मतलब क्या है? बेकार पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, उत्सर्जन कहलाता है। यानी बेकार पदार्थों को या अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और यहाँ पर जो बेकार पदार्थ हैं ये किस रूप में होने चाहिए? ये होने चाहिए यूरिया के रूप में और अमोनिया के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में और अमीनो अम्ल के रूप में। जितने भी सजीव हैं आपके वो श्वसन क्रिया के बाद क्या करते हैं कि जो बेकार पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालते हैं। तो बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली जो क्रिया है उसी को कहा गया है उत्सर्जन। तो यहाँ पर उत्सर्जन में क्या होगा कि जो बेकार पदार्थ हैं वो बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर ये जो यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है और अमीनो अम्ल, ये क्या चीज़ें? ये उत्सर्जी पदार्थ हैं, उत्सर्जी अपशिष्ट पदार्थ जो कि उत्सर्जन क्रिया में शरीर से बाहर निकलेंगे। जिसमें कौन कौन से हैं? एक तो है यूरिया, एक है अमोनिया, एक है यूरिक अम्ल और दूसरा है आपका अमीनो अम्ल। तो यहाँ पर क्वेश्चन करता है आपका कि कौन सा ऐसा जीव है जो कि उत्सर्जन क्रिया में यूरिक अम्ल को निष्कासित करता है, या ऐसा कौन सा जीव है जो कि उत्सर्जन क्रिया में यूरिया को निष्कासित करता है। तो जितने भी पक्षी वर्ग हैं आपके, पक्षी वर्ग और सरीसृप वर्ग, रेप्टाइल्स, जो पक्षी वर्ग हैं, जो सरीसृप वर्ग हैं, उनका जो उत्सर्जी पदार्थ है आपका वो यूरिक अम्ल है। उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल है। और जो स्तनधारी हैं, जो मैमल्स हैं, जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं, स्तनधारी यानी मैमलिया कहलाते हैं। तो उनका जो उत्सर्जी पदार्थ है आपका ये यूरिया है। जबकि जो मछलियां हैं उनका उत्सर्जी जो पदार्थ है ये अमोनिया है। जबकि अगर बात की जाए कुछ ऐसे जीवों की जो कि ठोस कवच के अंदर रहते हैं लेकिन होते बहुत मुलायम हैं, ऐसे जीव जो रहते तो ठोस कवच के अंदर हैं लेकिन होते बहुत मुलायम हैं, तो उनको बोलते हैं मोलस्का संघ के प्राणी। मोलस्का संघ के प्राणी। तो वो जो प्राणी हैं वो बेकार पदार्थ से जो निकालते हैं वो अमोनिया के अम्ल के रूप में निकालते हैं, जैसे कि सीपी,
घोंगा, कटल फिश, कटल फिश को बोलते हैं सीपिया। तो सीपी, घोंगा, कटल फिश ये ऐसे मोलस्क संघ के प्राणी हैं जो बेकार पदार्थ जो निकालते हैं ये अमीनो अम्ल के रूप में निकालते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि उत्सर्जन के रूप में क्या होता है कि जो बेकार पदार्थ होता है वो शरीर से बाहर निकलता है, जैसे कि यूरिया निकलता है स्तनधारियों में, अमोनिया निकलता है मछली वर्ग में, यूरिक अम्ल निकलता है पक्षी वर्ग में या सरीसृप वर्ग में, और जो अमीनो अम्ल निकलता है मोलस्क संघ के जो प्राणी हैं सीपी, घोंगा, कटल फिश इनमें निकलता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर के अंदर जो मानव शरीर है, तो मानव शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण कौन करता है? मानव शरीर के अंदर ऐसा कौन सा अंग है जो यूरिया को बनाता है या यूरिया का निर्माण करता है? तो मानव शरीर के अंदर यूरिया का निर्माण जो करता है ये करता है यकृत, लिवर। तो शरीर के अंदर मानव जो शरीर है उसके अंदर लिवर क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता है। यहाँ पर जो लिवर है ये क्या करता है? शरीर के अंदर जो अमोनिया है और शरीर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उन दोनों को मिला देता है और मिलाने के बाद जो यूरिया है उसका निर्माण कर देता है। क्योंकि यूरिया का जो अणु सूत्र है ये है NH2CO, जो कि बनी है किससे? अमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो यहाँ पर जो मानव का लिवर जो है, यकृत जो है क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता है। जबकि यूरिया को बाहर निकालने वाला जो अंग है मानव के अंदर वो किडनी है। यानी कह सकते हैं कि मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी। किडनी या वृक्क जो है ये मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। इसे वृक्क भी कहते हैं या इसे गुर्दा भी कहते हैं। तो किडनी जो है मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ पर देखा कि सजीवों जो लक्षण था उत्सर्जन का, तो किस प्रकार से जो सजीव होते हैं वो अपने शरीर से जो बेकार पदार्थों से बाहर निकालते हैं, और वो पदार्थ जो होते हैं वो किस रूप में निकलते हैं? यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल और अमीनो अम्ल के रूप में। तो यहाँ पर आप जान गए सजीवों का एक और लक्षण जिसमें बात की गई थी उत्सर्जन के बारे में। अब बात करते हैं अगले लक्षण की तरफ, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। अब बात करते हैं यहाँ पर उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। जब भी सजीवों के सामने कोई एक्शन होता है सजीव उसका एकदम से रिएक्शन देते हैं, उसी को बोलते हैं उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। जैसे कि अगर बात करें तो कॉकरोच लाइट को देख के, प्रकाश को देख के भाग जाता है, तो कॉकरोच का प्रकाश को देख के छिप जाना ये क्या है? ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। जैसे उद्दीपन क्या हुआ? प्रकाश का आना, और अनुक्रिया क्या की उसने? प्रकाश को देख के छिप जाना। तो यहां पे क्या किया कि जो कॉकरोच है ये कीट वर्ग का प्राणी है। कॉकरोच का जो ग्रुप है इसको बोलते हैं ऑर्थोपोडा संघ। कॉकरोच ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी है। प्रकाश जब आता है तो उसको देख के छिप जाता है। तो ये होती है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। या आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा, जैसे ही छुई मुई के पौधे पर आप हाथ लगाओगे तो उसकी पत्तियां जो होती हैं वो मुरझाने लग जाती हैं। तो यहाँ भी क्या है? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हो रही है। या फिर ऐसा समझिए कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि सामने कुछ स्वादिष्ट भोजन है, तो स्वादिष्ट भोजन को देख के मुंह में पानी आना, ये भी क्या है? उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। जैसे कि गोलगप्पे देख के मुंह पानी आना, ये कैसी क्रिया है?
उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्रिया है ये। तो ये आपने देखा कि सजीव क्या करते हैं, उद्दीपन के प्रति क्या करते हैं, अनुक्रिया दर्शाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग गति की। सजीवों में हिलना डुलना उनकी गति मानी जाती है, जैसे कि मनुष्य में होती है, लेकिन पेड़ पौधे भी गति करते हैं। पेड़ पौधों का हिलना डुलना, उनकी पत्तियों का हिलना डुलना और फूलों का बंद होना, खिलना, ये क्या है, ये उनकी गति होती है। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि पेड़ पौधों में जो पोषक पदार्थ होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। जैसे कि आप पता है आपको कि एक जाइलम ऊतक होता है जो कि क्या करता है, जड़ों से जल को पत्ती तक पहुंचाता है, जबकि एक और ऊतक होता है उसको बोलते हैं फ्लोएम ऊतक। वो क्या करता है, वो पत्ती में बने भोजन को तने तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से पेड़ पौधों के अंदर भी गति होती है, उनका हिलना डुलना, उनका फूलों का बंद होना या खिलना, या फिर ऊतक के माध्यम से पोषक पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये उनकी गति मानी जाती है। तो कह सकते हैं हम लोग कि पेड़ पौधे भी गति करते हैं। बात की जाए वृद्धि की, तो वृद्धि भी एक लक्षण है किसका, सजीवों का। एक समय के बाद सजीवों में गति होती रहती है आपकी, तो ये भी एक लक्षण है आपका सजीवों का वृद्धि होना। अगर बात की जाए प्रजनन की, रिप्रोडक्शन, एक फूल से दूसरे फूल का बनना प्रजनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो प्रजनन के हिसाब से जो भी जीव होते हैं दो प्रकार के बताए गए हैं, एक हैं जरायुज और एक हैं आपके अंडप्रजीव, अंडयुज, यानी ये हैं आपके वेपीपेरस और ये ओवीपेरस। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बच्चे को जन्म देते हैं ये जरायुज कहलाते हैं, और जो अंडे देते हैं ये अंडयुज कहलाते हैं। जैसे कि सरीसृप वर्ग के प्राणी या फिर पक्षी वर्ग के प्राणी, ये सभी कैसे हैं, ये अंडयुज हैं आपके। इसी के साथ आपने एक वर्ड सुना होगा आपने, स्तनधारी, मैमालिया, स्तनधारी। स्तनधारी वो होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं, ये सभी स्तनधारी कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं आपके जो स्तनधारी होने के बावजूद भी बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, जैसे कि एकीडना, डकबिल प्लेटिपस, ये दो ऐसे जीव हैं आपके जो है तो स्तनधारी और ये जीव तो है तो स्तनधारी, यानी दूध तो पिलाते हैं लेकिन बच्चों को जन्म नहीं देते, यानी अंडे देते हैं ये। यानी एकेडिना और डकबिल जो हैं कैसे कैसे जंतु हैं, अंडे देने वाले। तो डकबिल एकेडिना क्या करता है, अंडे देते हैं, लेकिन इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसलिए बच्चे को ये दूध पिलाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि सजीवों के जो लक्षण हैं उनकी हमने बात की इस टॉपिक के अंदर। उन लक्षणों में हमने देखा कि ऊर्जा प्राप्त करते हैं और शोषण करते हैं और इसके बाद उत्सर्जन करते हैं, उनमें गति होती है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है, ये वृद्धि करते हैं, ये सभी लक्षण पाए जाते हैं किसमें, सजीवों में। इनमें से दो लक्षण ऐसे हैं जो कि पेड़ पौधों में और जीव जंतुओं में कॉमन है, यानी दो लक्षण ऐसे हैं जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में पाए ही जाएंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि पेड़ पौधे गति करते हैं, अब कुछ जीव जंतु भी गति करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव जंतु गति नहीं करते, तो यानी गति तो पेड़ पौधों में मिलती है लेकिन जंतु में नहीं मिलती। तो इनमें दो लक्षण ऐसे हैं आपके जो पेड़ पौधों में और जीव जंतु में पाए जाते हैं, जैसे वृद्धि और प्रजनन।
तो यहाँ पर वृद्धि और प्रजनन जो है ये ऐसे दो लक्षण हैं जो जीव जंतुओं में और पेड़ पौधे में पाए ही जाते हैं। बाकी कुछ ऐसे भी लक्षण हैं जो हो सकता है नहीं मिले, लेकिन ये दोनों जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक फिनिश होता है और नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे हम अगली वीडियो में। ठीक है, इसे अच्छी तरह से आप नोट करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।